नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। आज 2 अक्टूबर डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि उत्तर प्रदेश का जो डेली करंट अफेयर्स है वह इस चैनल पर शुरू हो चुका है। तो आज तारीख है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को दो महान क्रांतिकारी या भारत के वीर सपूतों की जयंती मनाई जाती है। तो सबसे पहले जिनकी जयंती मनाई जाती है उनका नाम है महात्मा गांधी, और दूसरे एक और शख्स है जिनका जन्म हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, माता पिता का नाम और उनका जो योगदान था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वह क्या था। तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है वह मोहनदास करमचंद गांधी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था तथा इनका विवाह जिनके साथ हुआ था या इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाबाई गांधी था। 1888 में महात्मा गांधी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और अपने गुरु समान श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि बिहार और गुजरात में चंपारण व खेड़ा के आंदोलन थे। इसके अलावा इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। तो महात्मा गांधी से संबंधित कुछ जानकारी जो कि आमतौर पर हमें पता होनी चाहिए। देखते हैं एक और शख्स जिनकी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है और जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश की किस जगह पर हुआ था तो उससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था, जिसका नाम बदलकर हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 1951 में रेल मंत्री का पद इनके द्वारा संभाला गया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे और इनका जो कार्यकाल था वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इनका जो कार्यकाल था वह था। इनकी मृत्यु जो हुई 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में, यानी कि तत्कालीन समय में उसे सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देश में निर्मित पहली रैपिड ट्रेन जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किस शहर के मध्य चलेगी। तो एक रैपिड ट्रेन है जो कि भारत में ही निर्मित है। यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसके बीच चलेगी। तो इसका जो सही जवाब है वह है मेरठ और दिल्ली के बीच जो है देश में निर्मित पहली रैपिड ट्रेन चलाई जाएगी। इससे संबंधित जानकारी, तो आरटीएस जो ट्रेन है उसकी डिजाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से तैयार की गई है। तो यह जो ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारत में अपने प्रकार की पहली आधुनिक ट्रेन है। बॉम्बार्डियर कंपनी द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है। तो कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही आरटीएस ट्रेन है स्टेनलेस स्टील की होगी। इनका जो डिजाइन है एरोडायनामिक होगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क जो अभी बनाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी लोन उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली मेरठ आरटीएस की कुल अनुमानित लागत जो है 3.94 अरब डॉलर है। आरटीएस ट्रेन की डिजाइन दिल्ली के लोटल टेम्पल से प्रेरित है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ देश के 3 आरटीएस कॉरिडोर में पहला है, यानी कि इस प्रकार के तीन कॉरिडोर और बनाए, मतलब इसको मिला के 3 कॉरिडोर है, जिसमें कि ये जो दिल्ली मेरठ जो कॉरिडोर है पहला कॉरिडोर है जिस पर अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अन्य जो 2 कॉरिडोर है जिसमें दिल्ली गुरुग्राम एनसीबी और दिल्ली पानीपत है। और जो ये वर्तमान का जो कॉरिडोर है वह कुल 32 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। इससे जो इस कॉरिडोर को बनाने से जो फायदा होगा, दिल्ली से मेरठ के बीच में जो यात्रा का समय है 1 घंटे के करीब कर दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में 3 से 4 घंटे लगता है।
तो यह कुछ इस ट्रेन से जुड़ी जानकारी थी, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फूलों का गुलदस्ता नामक एक पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह क्वेश्चन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट बनता है, इससे जुड़ी जानकारी आगे देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है कृष्णा सक्सेना द्वारा फूलों का गुलदस्ता नामक जो किताब है वह लिखी गई है, और लॉन्च राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। देखते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित फूलों का गुलदस्ता नामक पुस्तक लॉन्च की है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला है। तो यह जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का एक शहर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, वहाँ से पीएचडी करने वाली पहली महिला है। तो इसलिए जो न्यूज़ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। और साथ ही ये जो पुस्तक है पाठकों को अपनी यात्रा की अनुमति देने, अपने स्वयं के व्यक्तिगत एहसास पर पहुंचने और इसके लिए प्रेरित होने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही बात अपने को याद रखनी है कि फूलों का गुलदस्ता किसकी रचना है। तो यह है कृष्णा सक्सेना की। और कृष्णा सक्सेना क्या है? तो 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला है। बात आई लखनऊ की, तो लखनऊ जो है ये राजनाथ सिंह है, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ ही है। लखनऊ यानी कि निर्वाचन क्षेत्र इनका है। साथ ही लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है उसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो लखनऊ से जुड़ी कुछ एडिशनल जानकारी यह थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो यह फैसला जो है 30 सितंबर को जो है सीबीआई कोर्ट है उसके द्वारा सुनाया गया था, और जो 32 जो इसके आरोपी थे उनको आरोप से मुक्त कर दिया गया अथवा उन्हें बरी कर दिया गया है। इससे संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 30 सितंबर 2020 को फैसला सुना दिया गया। कोर्ट ने इस फैसले में देश के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 जो नेता थे उनको बरी कर दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं है। सबूतों की मजबूती नहीं होने के कारण इनको जो है बरी कर दिया गया। राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992, यह डेट याद रखनी है आपको। समय आंदोलन के समय मतलब जब आंदोलन हो रहा था 1982 में, और जो तारीख थी वह थी 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले के तहत आपराधिक केस के साथ साथ दीवानी मुकदमा भी चला था। तो 6 दिसंबर 1982 को बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, और इसके जितने भी आरोपी थे 32 आरोपी थे, जिनको भी 30 सितंबर 2020 में जो सीबीआई कोर्ट है उसका फैसला आया और सबको जो है बरी कर दिया गया या आरोप से मुक्त कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश के कितने जनपद में L2 कोविड चिकित्सालय अस्पतालों का लोकार्पण किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इनका लोकार्पण किया गया है, और इनकी जो कुल संख्या है वह 6 है, यानी 6 जो L2 कोविड चिकित्सालय अस्पताल है उनका लोकार्पण इनके द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर वर्चुअल माध्यम से जनपद मिर्जापुर, भदोही, शामली, बरेली, अमेठी तथा संत कबीर नगर के 6 L2 कोविड चिकित्सालय का लोकार्पण जो है किया गया है। तो वर्चुअल माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 जनपद है, इनमें जो L2 कोविड चिकित्सालय है उनका लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि राज्य में अभी तक 19 कोविड-19 के 1 करोड़ से ज्यादा नमूनों के जांच किए जा चुके हैं, यानी कि जो कोविड-19 है उसके 1 करोड़ से अधिक की जितने भी जो नमूने हैं उनके अभी तक जांच कर चुके हैं। और ऐसा करने वाला जो प्रदेश है यानी उत्तर प्रदेश है वह देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही यहाँ पर कोविड-19 या अस्पताल से संबंधित बातें आई, ये तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी जानना हमारे लिए
आवश्यक है। तो उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है जयंत प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के चदम्पा क्षेत्र में घटित दुष्कर्म की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता, यह जो एसआईटी का गठन किया गया है किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वह है उत्तर प्रदेश के जो गृह सचिव है उनकी अध्यक्षता में जो एसआईटी है, जो कि हाथरस जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहां पर घटित जो दुष्कर्म की घटना है उसकी जांच करेगी। यह जो घटना है बहुत ही दुखद है, जो कि वहां पर जो पीड़िता है उसके द्वारा उससे दुष्कर्म किया गया, और हम आशा करते हैं कि उसको जल्द से जल्द जो है न्याय मिले, और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द एक कानून लाया जाए। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो हाथरस के थाना क्षेत्र के चंदबा के गांव बुलगड़ी प्रकरण की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी का गठन किया। तो जो एसआईटी कमेटी है 3 सदस्यीय है, और जो इस मामले की जांच कर 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो उसको 7 दिन में अपनी रिपोर्ट भी यहाँ पर देनी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष गृह सचिव, जिनका नाम भगवान स्वरूप है, वह होंगे। तो यहाँ पर यह नाम याद रख लेना, क्योंकि गृह सचिव है उनका नाम है भगवान स्वरूप, और एसआईटी का गठन किया गया। और यह जो मामला है देश भर में बहुत ही फैल चुका है, यानी कि इसके बारे में जो है देश के जितने भी नागरिक है इसकी निंदा कर रहे हैं। तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही सदस्य के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक चंद्रशेखर व सेना नायक पीएससी आगरा पूनम होंगे। तो ये 3 जो नाम है आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। गृह सचिव भगवान स्वरूप और सदस्य के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक चंद्रशेखर और पीएससी आगरा पूनम। तो साथियों हमारा जो वीडियो है यही समाप्त होता है आज के लिए। आपके लिए जो करंट अफेयर्स था बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।